क्लास हमने ना लास्ट क्लास में वी डिड ब्रांच, वी स्टार्टेड विद अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस। अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस के अंदर हमने क्लास के अंदर 4 क्वेश्चंस किए थे, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। जो फाइल मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है ये वही फाइल है। सो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6, I'll show you the question on screen. This is the question. Take a screenshot of this. And then take a screenshot of this question, this next part of the question. So I hope you all have got the question now. अब हमने लास्ट क्लास के अंदर ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर we learned how to make branch account. We also learned how to make branch memorandum branch debtors account. अब कभी कभी क्या होता है हमारे पास स्टॉक के अंदर भी कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है, लाइक इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी यहाँ पर स्टॉक ऑन 1 अप्रैल गिवन है, ठीक है, बट हमारे पास इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन। सो फ्रॉम वेयर डू वी कैलकुलेट आवर क्लोजिंग स्टॉक, राइट? तो उसके अंदर हमें क्या करना है, हमें जैसे हमने पहले मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाया था उसी तरह से हमें मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है। सो आई विल शो यू द फॉर्मेट। मैंने आई गेस ये फॉर्मेट भी आपके साथ शेयर किया था। सो इस फॉर्मेट में ये है मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सो मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट जैसे हमने डेटर्स में किया था, डेटर्स के अंदर जो भी आइटम्स डेटर्स को इंक्रीज कर रहे हैं उसको हम कर रहे हैं डेबिट, और जो भी आइटम डेटर्स को डिक्रीज कर रहे हैं उसको हम कर रहे हैं क्रेडिट। इसी तरह से मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में जो भी चीजें हमारा जो ब्रांच का स्टॉक है उस स्टॉक को इंक्रीज करेगी उसे हम करेंगे डेबिट, ठीक है, और जो भी चीजें उसको डिक्रीज करेंगी उसको हम करेंगे डेबिट, राइट? क्योंकि ये एसेट अकाउंट है तो इसके अंदर वी आर गोइंग टू गेट अ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मींस वी आर गोइंग टू गेट अ बैलेंस सीडी ऑन द क्रेडिट साइड। सो क्या क्या चीजें हमारा जो ब्रांच का स्टॉक है हमें ध्यान करना है, हमें डिस्टिंग्विश करना है ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। हमने हेड ऑफिस के स्टॉक से मतलब नहीं है, हमें मतलब है ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सो ब्रांच का स्टॉक कब इंक्रीज होगा, जब हेड ऑफिस भेजेगी ब्रांच को स्टॉक, तब ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज होगा। जब अगर कोई अदर ब्रांच, लाइक सपोज मेरे बिजनेस की 2 जगह ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच है दिल्ली में, एक ब्रांच है मुंबई में, और मेरा जो बिजनेस है वो सपोज लोकेटेड है चंडीगढ़ में। सो आई एम मेकिंग द बुक्स ऑफ दिल्ली ब्रांच। सो दिल्ली ब्रांच में चंडीगढ़ से भी आ सकता है सामान, मुंबई से भी आ सकता है। सो स्टॉक अकाउंट के अंदर यहाँ पर ये लिखा हुआ है गुड सप्लाई टू ब्रांच, राइट? सो अगर चंडीगढ़ से यानी जो हेड ऑफिस है वहां से दिल्ली के पास आया तो दिस इज गुड सप्लाई टू ब्रांच। अगर मुंबई से आया तो यहाँ पर आ जाएगा टू गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांच। दोनों ही केसेस में दिल्ली ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, चाहे वो मुंबई से रिसीव करे चाहे वो चंडीगढ़ से रिसीव करे। और किस चीज से ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज होगा, अगर कस्टमर सेल्स रिटर्न कर देगा, कस्टमर ने सामान खरीदा, सामान अगर कस्टमर्स को बेचा तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा ब्रांच का। लेकिन अगर कस्टमर ने उस सामान खरीदा हुआ वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न कर दी, तो उससे हमारा ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस ऑल वी आर गोइंग टू शो ऑन द डेबिट साइड। अब ब्रांच स्टॉक कम किस किस से होगा, कम वो होगा सेल्स से, चाहे हम कैश सेल्स करें चाहे क्रेडिट सेल्स करें, दोनों ही केसेस में स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड। अगर जो ब्रांच है वो हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर देती है, रिटर्न करने पर भी जो ब्रांच का स्टॉक है वो कम हो जाएगा। और कम किससे होगा, या तो अगर कोई पिलफरेज हो गई, वेस्टेज हो गई, लॉस हो गया, उससे स्टॉक कम हो जाएगा। सो ये 3 चीजें हैं, सेल्स, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच और लॉस, जिससे हमारा ब्रांच का स्टॉक कम होगा। और अगर ब्रांच के पास गुड्स आ रहे हैं फ्रॉम हेड ऑफिस और फ्रॉम एनी अदर ब्रांच और सेल्स रिटर्न, इससे हमारा ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज होगा। So this is the format which you can take a screenshot जिसके पास नहीं है। And one thing that we should remember, हमने लास्ट क्लास के अंदर एक और चीज समझी थी, when the goods are invoiced at more than the cost price, यानी हम जो गुड्स है इनवॉइस प्राइस पे भेज रहे हैं, सपोज कॉस्ट प्लस 20%, राइट? कॉस्ट प्लस 20% मतलब हम उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करके बेच रहे हैं।
So यानी हेड ऑफिस से ब्रांच के पास गुड्स जा रहा है एट इनवॉइस प्राइस. सो हमें हमेशा याद रखना है जो ये स्टॉक अकाउंट है, ये स्टॉक अकाउंट हमें हमेशा हमारे इनवॉइस प्राइस पर बनाना है. ये स्टॉक अकाउंट कभी भी कॉस्ट प्राइस पर नहीं बनेगा. अगर बाय मिस्टेक या बाय चांस, नॉट बाय मिस्टेक, अगर डेलिबरेटली क्वेश्चन में गिवन भी है एट कॉस्ट, तो हमें उसे कन्वर्ट करना है एट इनवॉइस प्राइस एंड देन वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट एट स्टॉक. सो इस ब्रांच स्टॉक का ही मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट का लेट अस डू अ क्वेश्चन. आई शेयर्ड अ क्वेश्चन विद यू. Let us do the solution of that question. Right. So first thing given to us in the question is stock 1st April 2019, 28,000. So what does it mean stock 1st April? It means our opening stock. So opening stock हम कहाँ show कर देंगे? हम इसको branch stock में भी show करेंगे. By what name? We will write to balance BD. So balance BD है 28,000. देखिए और क्वेश्चन के अंदर गिवन है जो गुड सप्लाई हो रहे हैं वो हो रहे हैं कॉस्ट प्लस, राइट, अगर सपोज कॉस्ट है 100, सो कॉस्ट प्लस 25 हमारा इनवॉइस प्राइस हो जाएगा 125. सो 100 इज योर कॉस्ट प्राइस, दिस इज लोड और द प्रॉफिट मार्जिन 25 एंड दिस 125 इज योर इनवॉइस प्राइस. राइट. सो ये जो 28,000 है, दिस 28,000 इज इक्विवेलेंट टू योर इनवॉइस प्राइस, दैट इज 125. तो हमें ये जो ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक का, वी आर आल्सो सपोज्ड टू राइट इन ब्रांच अकाउंट. हम इसको ब्रांच अकाउंट में भी शो करते हैं टू बैलेंस बीडी. नीचे हम लिखते हैं स्टॉक एंड वी राइट हियर 28,000. देखिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था हमें ये इनवॉइस प्राइस पे शो करना है और अपोजिट साइड पे इसका लोड कैलकुलेट करके लोड शो करना है. व्हाट इज लोड? लोड इज अ प्रॉफिट मार्जिन. यानी जो ये 25% का लोड है इसके ऊपर वी हैव टू शो दैट एज अ स्टॉक रिजर्व. ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंसेस का जो लोड पार्ट है वी कॉल इट स्टॉक रिजर्व. सो आई विल राइट हियर बैलेंस बीडी स्टॉक रिजर्व. In balance BD stock reserve, how am I going to calculate this? My 28,000 is equivalent to 125. Right, 125. This invoice price is equivalent to 28,000. मुझे निकालना है सिर्फ load part to be shown on the credit side. So I just have to calculate this 25 वाला part. So this will be 28,000 by 125. I'm just using a unitary method of calculating into 25. So this is how I am going to calculate my stock reserve here. मैं यहाँ brackets में लिख देती हूँ for the convenience. How I have misspelled the word reserve. You can please correct it. So 28,000 by 125 into 25. So this is the stock reserve. The amount that will be that will come out to be is 5,600. Next we have debtors as on 1st April 2019. So this means it is my opening debtor. Opening debtor मैं शो करूंगी मेरा branch debtors, memorandum branch debtors account में. So, balance BD. So opening balance is 12,000. और मैंने इसको मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट के अंदर भी ओपनिंग बैलेंसेस में रिकॉर्ड करना है डेटर्स. अमाउंट ऑफ डेटर्स इज 12,000. राइट. नेक्स्ट इज गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस. अब अगर ब्रांच के पास गुड्स आएंगे हेड ऑफिस से तो क्या होगा? इससे हमारा ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा. सो आई शो हियर in branch account, memorandum branch stock account, 2 goods sent to branch. Amount of this is 1,60,000. Oh, sorry. I think I have noted the wrong figures here. I was looking at the wrong question.
Let me correct my figures. This was question number 6 that we were doing, and I by mistake opened the wrong page. So stock on 1st April was 28,000, and debtors were 12,000. So debtors 12,000 and stock were written correctly. ये eliminate कर रही हूँ 1,60,000 वाला part. इसके बाद डेटर्स 12,000 के बाद लिखा हुआ है पेटी कैश 750. सो पेटी कैश 750 क्या है? पेटी कैश 750 इज माय ओपनिंग बैलेंस. सो ब्रांच अकाउंट के अंदर ही मैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ माय एसेट भी रिकॉर्ड कर रही हूँ. पेटी कैश 750. After this, it is written goods sent to branch 92,500. So goods sent to branch 92,500 क्या करेगा? Goods sent to branch. This is going to increase the branch stock. So इससे हमारा stock increase हो जाएगा branch का. I am going to write here to goods sent to branch. ये हमेशा invoice price पे बनेगा. ध्यान रखना है branch stock हमेशा invoice price पे बनेगा. Amount is 92,500. और ब्रांच अकाउंट के अंदर वी आर गोइंग टू शो वी राइट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच. इसके अंदर गुड्स ब्रांच के पास दो जगह से आ रहे हैं. एक आ रहे हैं फ्रॉम हेड ऑफिस और एक आ रहा है फ्रॉम द अदर ब्रांच. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर फ्रॉम हेड ऑफिस. हेड ऑफिस से आ रहे हैं 92,500. 92,500 लोड अभी मैं सारा जब दूसरी ब्रांच से भी आ जाएगा और रिटर्न्स को नेट बनाकर देन आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द लोड मैं इसका अभी कैलकुलेट नहीं कर रही. सो गुड्स सेंट टू ब्रांच हो गया 92,500. नेक्स्ट इज कैश सेल्स. कैश सेल्स से क्या होगा? हमारा ब्रांच स्टॉक कम हो जाएगा. सो आई विल राइट हियर कैश सेल्स ऑन द इन माय स्टॉक अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. कैश सेल्स हैं 46,000. नाउ व्हाट विल ब्रांच डू विद दिस कैश? 46,000 पैसा देकर सेल किया है 46,000. तो ब्रांच के पास कैश आ गया 46,000. सो व्हाट विल ब्रांच डू? ब्रांच इज गोइंग टू सेंड दिस कैश टू द हेड ऑफिस. सो आई विल राइट बाय बैंक. बैंक के पास अब ये जो ब्रांच के पास अब ये सेल से अमाउंट आया है 46,000. ये सारा वो ट्रांसफर कर देगा हेड ऑफिस को. सो जब भी ब्रांच भेजेगा हेड ऑफिस को वी आर गोइंग टू क्रेडिट दैट अमाउंट. मैंने यहाँ लिख दिया 46,000. नेक्स्ट इज क्रेडिट सेल्स 68,000. क्रेडिट सेल्स 68,000 मींस क्या करेगा क्रेडिट जब ये होगा तो इससे हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे क्रेडिट सेल्स करने से. सो डेटर्स इंक्रीज होंगे. सो इसलिए आई एम गोइंग टू शो इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ माई डेटर्स. आई विल राइट हियर क्रेडिट सेल्स, डेबिट साइड ब्रांच डेटर्स. Sales and amount of credit sales is 68,000. अब क्रेडिट सेल्स होने से हमारा ब्रांच का स्टॉक भी कम हो जाएगा. सो स्टॉक कम हो रहा है इसलिए वी आर गोइंग टू शो इन द ब्रांच स्टॉक अकाउंट एज वेल. आई राइट क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट सेल्स है 68,000. आफ्टर क्रेडिट सेल्स इट शोज कलेक्शन ऑन लेजर अकाउंट्स. कलेक्शन ऑन लेजर अकाउंट मतलब है जो भी डेटर्स थे, डेटर्स पैसा दे रहे हैं. सो दैट्स व्हाट वी आर टर्मिंग इट एज कलेक्शन ऑन लेजर. यानी जो हमें लेजर डेटर हमारा डेटर अकाउंट क्या है? लेजर में बैलेंस है. सो वी आर कलेक्टिंग ऑन दैट बिहाफ, राइट? सो वी आर कलेक्टिंग मनी फ्रॉम डेटर्स. सो दिस इज टर्म्ड हियर एज कलेक्शन ऑन लेजर अकाउंट. सो डेटर्स जब पैसा देंगे, राइट? सो how we are going to record? branch debtors हमारे कम हो जाएंगे. so we are going to show it on the credit side 61,400 debtors account के अंदर. प्लस ये जो पैसा आया 61,400 का ब्रांच के पास, what will branch do with this money? branch will send this money to the head office. so branch और head office के बीच का ट्रांजैक्शन है इसलिए हम ब्रांच में भी शो करेंगे 61,400 by bank from debtors, receive from debtors. You can write receive from debtors 61,400. यहाँ पर भी इसको रिकॉर्ड कर दिया ब्रांच अकाउंट में. नेक्स्ट इट सेज बैड डेट्स. अब बैड डेट्स ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन नहीं है तो इसलिए हम इसको ब्रांच अकाउंट में नहीं शो करेंगे.
बट बैड डेट से क्या होगा, जो डेटर्स हैं वो कम हो जाएंगे। सो इसलिए हम बैड डेट्स हमारे डेटर्स अकाउंट में शो करेंगे, इससे हमारे डेटर्स कम हो रहे हैं। सो आई विल राइट हियर डेटर्स, सॉरी बैड डेट्स, बैड डेट्स इज 2600। सो इससे डेटर्स कम हो रहे हैं, इसलिए I'm recording it in my branch debtors account. Next it says rent and salaries 12,200. अब ये rent and salaries 12,200 क्या है? ब्रांच ने खर्चा किया है 12,200 का, लेकिन ये पैसा कहाँ से आया होगा? ये पैसा हेड ऑफिस ने दिया है ब्रांच को। अब क्योंकि ये हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन है, सो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट इन आवर ब्रांच अकाउंट। सो यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक, that is to bank, amount sent for rent and salaries, amount for sent for rent and salaries is 12,200. Right. Next is loss due to wastage of stock. अब loss, it is not lost, वहाँ पे I think lost लिखा हुआ है, lost due to wastage, that is loss due to wastage of stock. Loss है, loss क्या हमारा transaction है that is happening between branch and head office? No, loss is not the transaction that is happening between branch and head office. So इसलिए हम इसको branch account में नहीं show करेंगे। But इस loss से जो हमारा stock है, हमारे stock का value कम हो रहा है, so इसलिए इस loss को हम show करेंगे हमारे स्टॉक अकाउंट में। इससे हमारा स्टॉक कम हो रहा है, सो वी आर गोइंग टू शो इट इन आवर ऑन द क्रेडिट साइड। सॉरी, सो आई विल राइट लॉस ड्यू टू वेस्टेज। Loss due to wastage is 2,400. Right. Next it says goods returned to head office. Goods returned to head office 2,500. अब goods returned to head office का मतलब क्या हो गया? ब्रांच ने रिटर्न करी है, ठीक है, it is returned by the branch. So I'll write here good to buy goods sent to branch. This is a transaction between branch and head office. So यहाँ पर ब्रांच भेज रहा है हेड ऑफिस को, ब्रांच भेजेगा हेड ऑफिस को, तो उसको हम शो करेंगे क्रेडिट साइड पर, ठीक है। जैसे जब हेड ऑफिस भेजता है ब्रांच को, हम वो शो करते हैं डेबिट पे, अगर ब्रांच भेज रहा है हेड ऑफिस को, वो हम शो करेंगे क्रेडिट साइड पर। सो बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, अमाउंट हियर इज 2,500, ठीक है। और गुड्स रिटर्न कर रहा है हेड ऑफिस, ब्रांच रिटर्न कर रहा है हेड ऑफिस को, इससे हमारा जो ब्रांच स्टॉक है वो भी कम हो जाएगा। सो ब्रांच स्टॉक कम हो रहा है, इसलिए मैं वहां पे भी लिख देती हूँ ब्रांच, ब्रैकेट्स में यू कैन राइट रिटर्न, अमाउंट इज 2,500। नेक्स्ट इज रिटर्न बाय कस्टमर्स। रिटर्न बाय कस्टमर्स यानी कस्टमर ने ब्रांच को रिटर्न किया है, ये सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न होने से जो ब्रांच का स्टॉक है वो भर जाएगा। सो वी विल राइट हियर टू सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितनी है? अमाउंट इज 3,100। हमारा जो कस्टमर्स है, कस्टमर्स भी कम हो जाएंगे, अगर वो गुड्स रिटर्न कर देंगे तो कस्टमर्स डेटर्स भी कम हो जाएंगे। सो आई विल राइट देयर सेल्स रिटर्न and amount of sales return is 3,100. Next it says transfer of goods from Kolkata branch to Mumbai branch. So transfer अगर हो रहा है from Kolkata to Mumbai branch, इसका मतलब क्या हुआ? एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के पास आ रहा है, यानी हमारा जो ब्रांच का स्टॉक है वो इंक्रीज हो रहा है। So मैंने ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, so we are going to write on the debit side in branch stock to goods sent to branch, ठीक है, वही लिख दो, लेकिन ब्रैकेट्स में लिख दो फ्रॉम अदर ब्रांच। अकाउंट का नेम हम सेम ही रखें तो इजी हो जाएगा। सो एंड हियर द अमाउंट इज 13,000,
ठीक है, क्योंकि ये ब्रांच के पास ये हमेशा जो राउटिंग होती है गुड्स की, दैट इज डन थ्रू द हेड ऑफिस परमिशंस ओनली। तो हम इसको शो करेंगे ब्रांच अकाउंट में, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने भेजे 92,500 के, एंड रिसीव फ्रॉम कोलकाता ब्रांच amount received, the goods received from Kolkata branch are worth rupees 13,000. Next is petty expense by branch 450. So शुरू में हमारा जो बैंक जो शुरू में petty cash का जो बैलेंस था, that was, one second, that was 750. 750 का हमारा इनिशियल बैलेंस था, उसमें से हमने खर्चा कर दिया पेटी एक्सपेंस बाय ब्रांच, इट सेज 450. सो अब हमारा जो रिसेंट बैलेंस हो जाएगा, दैट विल बी 750 माइनस 450, दैट इज 300. सो दिस इज द न्यू बैलेंस ऑफ योर पेटी कैश, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द पेटी कैश. नेक्स्ट इट सेज इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स पिलफरेज. इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स पिलफरेज, यानी ये हमारा और लॉस हो गया, लॉस बाय पिलफरेज. इससे स्टॉक कम हो जाएगा, ब्रांच स्टॉक कम हो जाएगा, बट दिस इज नॉट द ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड हेड ऑफिस. सो इसलिए हम इसको ब्रांच अकाउंट में नहीं शो करेंगे, हम इसको शो करेंगे इधर हमारे स्टॉक अकाउंट के अंदर. विल जस्ट से लॉस बाय पिलफरेज. The amount of loss by pilferage is 4,000. हमने यहाँ पर ये रिकॉर्ड कर दिया. Then it says receipt from insurance company. Receipt from insurance company 1800. तो ये जो पैसा आया, क्या करेगा ब्रांच इस इंश्योरेंस कंपनी की रिसीट के साथ, यानी रिसीट से उसको 1800 रुपए मिले इंश्योरेंस कंपनी से. तो ये जो इंश्योरेंस वाले 1800 रुपए हैं, ये भी ब्रांच हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर देगा. सो बाय बैंक हम यहाँ पर ही शो कर देते हैं, बाय बैंक के नीचे इंश्योरेंस रिसीव्ड. So I'll just write insurance. Insurance से मिल रहे हैं 1800. So this also branch is going to transfer to the head office. So ये हमने हमारा सारा रिकॉर्ड कर दिया. अब हमें क्या रिकॉर्ड करना है? हमें लोडिंग रिकॉर्ड करनी है. लोडिंग, यहाँ पे गुड्स रिसीव्ड हुए ब्रांच को, टोटल गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच आर 92,500 plus 13,000, right, which is 1,05,500. टोटल इतना रिसीव हुआ, ठीक है, और हमें यहाँ पर लोड निकालना है. सो आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच. नाउ दिस इज नॉट, दिस इज लोड. ये लोड मैंने कैसे निकालना है? यहाँ पर पहले लोड किस अमाउंट पे निकलेगा? टोटल गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच वर 1,05,500, जिसमें से ब्रांच ने रिटर्न कर दिए 2500. सो यानी नेट गुड्स कितने के रह गए? माइनस 2500. नेट गुड्स रह गए 10. There is calculation mistake. Just a minute. Yeah. So हमारे पास जो गुड्स रह गए, that was 105500 minus 2500, that gives us 103,000. अब now we have to calculate load on this amount 103,000. ये 103,000 हमारा है इनवॉइस प्राइस पर. So हमें कैलकुलेट करना है इस इनवॉइस प्राइस पर कितना लोड है. So this is equal to 125, and we are just supposed to calculate our 25 वाला part. That is the load part. So that will be 103,000 by 125 into 25. So here I am going to get the amount as 20,600. Yes, I'm getting the amount as 20,600. This is my load part. Next it says
नेक्स्ट वी हैव लोडेड ऑल द इंफॉर्मेशन, सो वी विल क्लोज आवर अकाउंट्स. पहले हम क्लोज करते हैं हमारा ब्रांच डेटर्स अकाउंट. सो ब्रांच डेटर्स का मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बैलेंस CD. If you will do the calculations, you will get a closing balance of 12,900, which we will record. हमें ये closing और closing balance of my stock यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस CD of equivalent to 13,700. ठीक है, हमने क्या करना है, हमने ये दोनों बैलेंसेस को हमारे बैलेंस CD में भी शो करना है. डेटर्स एंड स्टॉक. डेटर्स का बैलेंस था 12,900 एंड स्टॉक का बैलेंस था 13,700, which we record. अब यहाँ पर एक चीज याद करनी है, जो हमने ये स्टॉक कैलकुलेट किया है, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया है, हमें इसका भी स्टॉक रिजर्व लिखना है ऑन द ऑपोजिट साइड. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर स्टॉक रिजर्व ऑन माय डेबिट साइड. स्टॉक रिजर्व कैसे आएगा? स्टॉक रिजर्व दिस अगेन 13,700 is equivalent to 125. I have to calculate the 25 part. So that will be 13,700 into 25 by 125, which is going to give me the amount of 2,740. I'm going to get this amount 2,740, and now what I'm going to do, I'm going to add all of this up and calculate my balance. So I am going to get a credit balance. That means I'm going to get a profit in this particular branch. So balance आ रहा है profit का, that has to be transferred to general P&L, and the profit that I'm getting is 3,610. I've tried to be fair in the calculations, try to do my calculations correctly. So if there's a doubt, you can let me know. So these will be the total calculations. The profit that I'm going to get is 3,610. I hope this question is clear to all of you, and since it took a little time today, I'm straight away going to start with the next topic. Next topic ये हमने किया था अभी तक, जो branch account किया था, that was that we did through our डेटर्स अकाउंट, डेटर्स मेथड. अब डेटर्स मेथड के बाद हम नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं हमारा स्टॉक एंड डेटर्स मेथड. स्टॉक एंड डेटर्स मेथड इस ब्रांच का टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ब्रांच क्रेडिट सेल्स भी कर रहा होता है, डेबिट सेल्स भी, कैश सेल्स भी कर रहा होता है. सो उस केस के अंदर एक ऑल्टरनेटिव मेथड जो आ जाता है, दैट इज स्टॉक एंड डेटर्स मेथड. तो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग ब्रांच अकाउंट, क्योंकि सिर्फ ब्रांच अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना इजी नहीं हो पाता, क्योंकि जो टर्नओवर है दैट इज वेरी लार्ज, बहुत सारे एक्सपेंसेस भी कर रहा होता है उस केस में ब्रांच. सो उस केस के अंदर ये जो मेथड है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, दैट इज वी फॉलो. और इसके अंदर वी हैव टू मेक 5 अकाउंट्स. पहले 2 अकाउंट्स जो हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट और ब्रांच डेटर्स अकाउंट, हम पढ़ चुके हैं. प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने बनाया ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड ब्रांच डेटर्स अकाउंट. ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम तरीके से बनेगा जैसे हमने पहले बनाया था. ब्रांच स्टॉक के अंदर जो भी चीजें उसको इंक्रीज करेंगी, वी आर गोइंग टू डेबिट इट, और जो भी चीजें उसको डिक्रीज करेंगी, वी आर गोइंग टू क्रेडिट द ब्रांच स्टॉक अकाउंट. और इसके अंदर वी विल गेट आवर बैलेंस, व्हाटएवर बैलेंस जो भी हमारा मिसिंग है, वी विल गेट दैट बैलेंस. ठीक है, अगर ऐसा भी होता है कभी कभी कि ब्रांच स्टॉक के अंदर दोनों चीजें गिवन है, ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, बैलेंस सीडी भी गिवन है, सारी चीजें गिवन है, लेकिन फिर भी वो साइड्स बैलेंस नहीं करती, मैच नहीं करती. दैट इज बिकॉज या तो ब्रांच के अंदर कुछ शॉर्टेज हो गया है या ब्रांच के अंदर सरप्लस हो गया है. जब ये क्वेश्चन करेंगे, आई एम गोइंग टू शो इट देन. और डेटर्स अकाउंट, सेम वे एज वी हैव मेड आवर debtors memorandum branch debtors account in the debtors method. Now the third account, the third new account that we are supposed to make in my stock and debtors method is branch adjustment account. branch adjustment account क्या होता है? अब क्योंकि हम debtors method के अंदर जो भी हमारा प्रॉफिट वाला लोड था, वो सारा का सारा लोड हम ब्रांच अकाउंट में ही शो कर रहे थे. अगर आप ध्यान करें तो ब्रांच अकाउंट के अंदर, I'll show the question here, यहाँ पर हमने हमारा लोड शो कर दिया था ब्रांच अकाउंट में ही. इफ यू कैन सी दिस लोड, राइट. बट इफ वी टॉक अबाउट दिस मेथड, इसमें तो हम ब्रांच अकाउंट बना ही नहीं रहे. तो ब्रांच अकाउंट नहीं बना रहे तो वो लोड हम कहाँ शो करेंगे? वो जो लोड है हमें शो करना है ब्रांच एडजस्टमेंट में.
ठीक है, जो भी लोड वाला पार्ट है, दैट लोड वाला पार्ट इज टू बी शोन इन द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। जो ब्रांच ओपनिंग बैलेंस का, जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक का हमारा लोड है, दैट विल बी शोन एज स्टॉक रिजर्व ऑन द क्रेडिट साइड। जो क्लोजिंग बैलेंस का लोड है, दैट विल बी शोन एज स्टॉक रिजर्व ऑन द डेबिट साइड। और जो गुड्स सेंड टू ब्रांच का लोड है, ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच का लोड आता है क्रेडिट साइड पर। सो यहाँ पर आ गया ये। अगर गुड्स रिटर्न करे हैं ब्रांच ने वापस हेड ऑफिस को, उसका लोड आ जाएगा यहाँ पर डेबिट साइड पर। I will share this file with you as well. If you want to take a screenshot right now, you can take it as well. So ये है ब्रांच एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। ये ब्रांच एडजस्टमेंट से हम बेसिकली हमारा लोड कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो ब्रांच के पास गुड्स जा रहे हैं उनके अंदर टोटल कितना प्रॉफिट मार्जिन है, हम वो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर रहे हैं इस ब्रांच एडजस्टमेंट के थ्रू। नेक्स्ट इज योर ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं दैट वी आर रिकॉर्डिंग। सारे एक्सपेंसेस मतलब कौन कौन से एक्सपेंसेस, हमारा पेटी एक्सपेंस हो गए, अलाउंस टू कस्टमर्स हो गए, बैड डेट्स हो गए, रेंट हो गया, सैलरीज हो गया, एंड देन वी ट्रांसफर दैट टू ब्रांच P&L। सारे एक्सपेंसेस हम ब्रांच P&L में ट्रांसफर कर देंगे। और इधर भी जो ब्रांच एडजस्टमेंट का बैलेंस है, दैट आल्सो वी विल ट्रांसफर टू ब्रांच P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। So next is ब्रांच P&L। ब्रांच P&L में क्या आ गया, जो हमने ब्रांच एडजस्टमेंट का बैलेंस था वो आ गया हमारा, और जो ब्रांच एक्सपेंसेस का बैलेंस है वो आ गया, ठीक है। ब्रांच एडजस्टमेंट से क्या मिला कि टोटल हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, एक्चुअली ब्रांच एडजस्टमेंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट ही दे रहा है बिना एक्सपेंसेस लेस किए। सिर्फ लोड पार्ट कितना है ब्रांच एडजस्टमेंट से हमें वो पता चल रहा है, दैट वी ट्रांसफर टू P&L। और हमारा हमने कितने एक्सपेंसेस किए दैट वी ट्रांसफर, उससे हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट या लॉस। सो this was theoretically. Let us do it in the question form. The question that we are going to do is, for this stock and debtors method, is question number 7. So I hope you can see this question number 7. You can take a screenshot of this question number 7. तो अब इस क्वेश्चन नंबर 7 को हम करते हैं हमारा स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से। So take a screenshot of this entire box. Now let us start. So what is given in solution 7, question 7? Question 7 के अंदर हमें given है जो यूनिटी लिमिटेड है वो गुड्स इनवॉइस कर रहा है अपनी ब्रांच को एट 50% अबव कॉस्ट। सो अगर सपोज कॉस्ट 100 है, वो 50 का इस पे 50% ऑफ दिस कॉस्ट का मार्जिन लगा रहा है, एंड इनवॉइस प्राइस विल बी 150, राइट, एंड पेज ऑल दी ब्रांच एक्सपेंसेस एक्सेप्ट पेटी कैश which petty expenses which are made by the branch. So let us now do the question from the information. Stock at invoice price on 1st April 2019 is 21,000. So हमें ये स्टॉक कहाँ रिकॉर्ड करना है, हमें ये स्टॉक रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ब्रांच अकाउंट नहीं होने वाला, हमें इस क्वेश्चन में 5 अकाउंट्स बनाने हैं। हर क्वेश्चन में जो स्टॉक एंड डेटर्स का होगा आपको 5 अकाउंट्स बनाने हैं, डेटर्स, स्टॉक, एडजस्टमेंट, एक्सपेंसेस एंड P&L। ये 5 अकाउंट्स हमेशा याद रखिए। स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस 21,000। सो स्टॉक आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक। So to balance BD, opening balance of stock is 21,000. इस 21,000 का जो लोड पार्ट है, I told you जो लोड पार्ट है, सारा का सारा लोड पार्ट हमें ब्रांच एडजस्टमेंट में ही शो करना है। So we are going to write in branch adjustment by stock reserve. स्टॉक रिजर्व कौन सा वाला कितना अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आएगा 21,000 by 150 into 50. So this is going to be your load part, that is 21,000 divided by 150 into 50. So load part is 7,000. So an adjustment account, the stock reserve that you have got is 7,000.
Next it says branch debtors, opening branch debtors 7,800. So branch debtors में ही हम लिख देंगे to balance BD 7,800. Next is petty cash. First opening balance of petty cash 1,200. तो मैंने यहाँ पर petty cash का अकाउंट नहीं बनाया है, मैं बना देती हूँ. So this is for petty cash. पेटी कैश हम डेटर्स में नहीं शो कर सकते, स्टॉक में नहीं शो कर सकते, एंड देयर इज नो ब्रांच अकाउंट टू शो आवर पेटी कैश. कोई ब्रांच अकाउंट नहीं बनाना है इसमें हमें. सो मैं इसका अलग अकाउंट शो कर देती हूँ. बैलेंस बीडी ऑफ पेटी कैश इज 1,200. After this I have goods sent to branch at invoice price 78,000. अब goods sent to ब्रांच अकाउंट तो है नहीं. गुड्स अगर हम भेजेंगे ब्रांच को तो स्टॉक ब्रांच का इंक्रीज हो जाएगा. तो हम ब्रांच स्टॉक में रिकॉर्ड करते हैं टू गुड्स सेंट टू ब्रांच. सो गुड्स सेंट टू ब्रांच इज वी हैव टू रिकॉर्ड इट एट इनवॉइस प्राइस. ये बात हमेशा ध्यान रखना, स्टॉक अकाउंट में सब कुछ इनवॉइस प्राइस पर रिकॉर्ड होगा. अगर वो बाय चांस कॉस्ट प्राइस पर भी गिवन है तो भी हम उसे कन्वर्ट करेंगे एट इनवॉइस प्राइस एंड ओनली देन वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट. So the goods sent to branch is 78,000. इसका जो load part है that will be shown in branch adjustment. So I'll write here by goods sent to branch. In brackets we'll write load. So the amount of load here will be 78,000 by 150. 250. So this is how we are going to calculate the load. So 78,000 divided by 150 into 50. So load here is 26,000. Next it says cash sales 30,600. 30,600 की हमारी cash sales है. What are we going to do with it right now? कैश सेल से जो हमारा ब्रांच का स्टॉक है वो कम हो जाएगा कैश सेल्स करने से. सो हम स्टॉक अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करेंगे कैश सेल्स. इट विल बी 30,600 इन कैश सेल्स. क्रेडिट सेल्स हो रही हैं 54,000 की. सो क्रेडिट सेल्स से भी ब्रांच का स्टॉक कम हो जाएगा. सो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट इन आवर स्टॉक अकाउंट. क्रेडिट सेल्स, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स इज 54,000. और क्रेडिट सेल से हमारे ब्रांच के डेटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे. सो हम डेटर्स के अंदर भी शो करेंगे टू क्रेडिट सेल्स 54,000. नेक्स्ट इज गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच 6,000. सो गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच मतलब ब्रांच का जो स्टॉक है वो कम हो रहा है क्योंकि ब्रांच गुड्स वापस भेज रहा है. सो हम यहाँ पर ही लिख देते हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच या गुड्स आई राइट गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच for making it convenient. Goods returned by branch. Amount of goods returned by branch is 6,000. ये 6,000 है, मैंने जो रिकॉर्ड कर दिया. और इसका जो अब लोड है I told you जो गुड्स रिटर्न का भी लोड है वो भी हम शो करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट में. We had an option, हम 26,000 में से यहाँ पर 78,000 में से 6,000 माइनस करते. So I can do that as well right now. So 70 मैं यहाँ पर मेरा जो 78,000 है that is goods sent to branch. तो मैं यहाँ पर goods sent to branch ना लेकर net goods sent to branch कर देती हूँ. that is 78,000 minus 6,000. So that will be my 72,000. Right, 78,000 minus 6,000. So that is my 72,000. So 72,000 divided by 125 into 72,000 divided by 150 into 50 will give me 24,000. So my load here will be 24,000. Just remember यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर net goods sent to branch कर दिए हैं. Right. Next is goods return allowances to customers 600.
सो अब अलाउंसेस टू कस्टमर 600 क्या है, इससे हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे ब्रांच के, बिकॉज ब्रांच इज गिविंग देम सम सॉर्ट ऑफ अलाउंस. So I'll write here in branch debtors on the credit side, since it is going to reduce the debtors allowance, the amount of allowance is 600. ठीक है, और allowance branch का expense भी है, so इसलिए हम इस allowance को branch के branch expense account में भी show करेंगे. I'll write here allowance to customers, एक्सपेंस अकाउंट में अलाउंस टू कस्टमर्स, क्योंकि ये ब्रांच का एक्सपेंस भी है. प्लीज डोंट करेक्ट द स्पेलिंग्स बाय योरसेल्फ. अलाउंस टू कस्टमर्स इज 600. नेक्स्ट इज डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अलाउड अगेन इज द एक्सपेंस ऑफ द ब्रांच, सो मैं इसको एक्सपेंस में भी शो करूंगी. डिस्काउंट टू डिस्काउंट अलाउड, amount of discount allowed is 2400, and also I am going to show this discount allowed in my debtors account, since it is going to decrease the amount of the debtors. ठीक है, so यहाँ पर आ जाता है discount debtors के अंदर भी, and the amount of this discount is 2400. So after discount allowed, return is goods returned by the customer 4500. So goods returned by the customer क्या हो गया, sales return. Sales return debtors में आ जाएगा on the credit side. Amount of sales return is 4500, और sales return से जो branch का stock है वो भी increase हो जाएगा. ठीक है, branch का stock increase हो रहा है, so I'm writing here in the debit side to sales return, and the amount of sales return is 4500. Next is bad debts 1200. Bad debts 1200. So bad debts से भी हमारे जो debtors हैं वो कम हो रहे हैं. Bad debts 1200. हम इसको लिखेंगे bad debts को branch debtors के अंदर on the credit side. Amount of bad debts is 1200, और ये ब्रांच का एक्सपेंस भी है, ब्रांच के लिए लॉस भी है, एक्सपेंस हो गया, सो इसको हम एक्सपेंस अकाउंट में भी शो करेंगे. बैड डेट्स, of bad debts is 1200. Next we have salaries and wages 9600. Salaries and wages भी expense है, so I'll write here salaries and wages expense account के अंदर कितना expense है, it is of 9600. So I'll write in the expense account, और कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इससे ना हमारा डेटर्स पे इम्पैक्ट आ रहा है ना स्टॉक पे इम्पैक्ट आ रहा है, so इसलिए हम इसे कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ आ जाएगा एक्सपेंसेस में salaries 9600. नेक्स्ट इज रेंट. रेंट भी एक्सपेंस है, इसलिए ये भी एक्सपेंस अकाउंट में आ जाएगा, रेंट भी 3900. एंड देन वी हैव कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 45,000. सो अगर डेटर्स से हमारे पास कैश आएगा तो क्या होगा, उससे डेटर्स कम हो जाएंगे, डेटर्स कम होंगे, सो वी आर गोइंग टू शो इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ माय ब्रांच डेटर्स अकाउंट. सो दैट इज कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स. The amount of cash received from debtors is 45,000. Next is stock at invoice price on 31st March 2020. Stock at invoice price का मतलब क्या हो गया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में इसका मतलब हुआ that I have been given with my balance CD. Balance CD given है, balance BD भी given है, तो कुछ तो missing है stock के अंदर. So stock at invoice price is 12,000. I'll write it. I'll explain later. Next is petty cash balance is 450. So अब मेरा जो balance CD है petty cash का balance CD that is 450. ये जो difference है ये क्या है? This 1200 minus 450 that is 750. Amount of 750. What is this 750? 750 is my petty expense. So I'll write here 750. ये जो difference है 750 का, that is nothing but your petty expense, right? अब ये 750 का petty expense है, तो ये expenses में भी जाएगा, expenses में जाके भी record होगा. तो मैं ये 750, इससे पहले कोई mistake करूं, इसको मैं ये लिख देती हूँ
जी एक्सपेंसेस 750, आई शुड नॉट फॉरगेट दिस, ठीक है 750। और हम आ जाते हैं अब हमारे स्टॉक पे, स्टॉक अकाउंट में। स्टॉक अकाउंट में हमने बैलेंस सीडी लिखा 12,000, सो आई हैव टू राइट इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉक रिजर्व एज वेल। सो मैं इधर आ जाती हूँ, ऑन द डेबिट साइड ऑफ ब्रांच एडजस्टमेंट आई विल राइट हियर टू स्टॉक रिजर्व। ये जो स्टॉक रिजर्व है ये है जो क्लोजिंग बैलेंस है स्टॉक का 12,000 का, उसका रिजर्व, ठीक है, उसका लोड, उसका प्रॉफिट मार्जिन। सो अमाउंट कैसे आएगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 50। सो स्टॉक रिजर्व है यहाँ पर 4,000, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट क्लोजिंग आवर अकाउंट्स। इंपॉर्टेंट पार्ट इज क्लोजिंग आवर अकाउंट्स। अब ब्रांच लेट मी फर्स्ट क्लोज आवर डेटर्स अकाउंट, ठीक है। डेटर्स अकाउंट के अंदर हमें बैलेंस सीडी नहीं गिवन, तो हमारा जो भी बैलेंस हो जाएगा दैट विल बी माय बैलेंस सीडी। Do the calculations, I am going to get a balance CD of 8,100. Okay, this will be my balancing figure. I am making it bold. Okay, debtors account close करके I get my balance CD of 8,100. Next I move on to my stock account. अब मेरे पास stock account के अंदर balance BD भी है, balance CD भी है. So how do I close this account? ठीक है, या तो मेरा डेबिट साइड ज्यादा होगा या मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा होगा। सो इफ आई डू द कैलकुलेशंस आई विल सी आई एम हैविंग अ डेबिट बैलेंस दैट माय डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड। नाउ इफ दिस इज मोर, this side is more, debit side is more than the credit side, it shows a shortage, right? So shortage, I am going to write shortage as my balancing figure. ये पार्ट अब मैंने आपको नोट्स में एक्सप्लेन नहीं किया था, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट राइट हियर। ब्रांच स्टॉक के अंदर जब मेरे पास सारी चीजें गिवन है, बैलेंस बीडी भी गिवन है, बैलेंस सीडी भी गिवन है, सेल्स अमाउंट भी गिवन है, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, सब कुछ गिवन है। सो मेरा जो बैलेंस बचा वो क्या हुआ, वो बैलेंस हो गया मेरा बैलेंसिंग फिगर, राइट। बैलेंसिंग फिगर क्या हुआ एक्चुअली, दैट इज माय शॉर्टेज। शॉर्टेज कब आएगा, अगर वो डेबिट बैलेंस है तब शॉर्टेज आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो वो सरप्लस आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे शॉर्टेज आया, द वैल्यू ऑफ शॉर्टेज इज 900, ठीक है। अब ये जो 900 है, 900 का जो शॉर्टेज है, ये जो शॉर्टेज है ये इनवॉइस प्राइस पर है, दिस इज दैट इनवॉइस प्राइस। अब इसके अंदर कॉस्ट वाला एलिमेंट भी है और इसके अंदर प्रॉफिट वाला एलिमेंट भी है। सो लेट अस कैलकुलेट कॉस्ट और प्रॉफिट का एलिमेंट, कॉस्ट और प्रॉफिट का एलिमेंट कितना हुआ, प्रॉफिट हो जाएगा 900 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 150, which gives me 300. So 300 is the load element of this shortage and the balance 600 is the cost element of this shortage. जब भी मेरे पास सरप्लस या फिर शॉर्टेज आएगा, मुझे ध्यान रखना है, शॉर्टेज आएगा तब मुझे बिल्कुल ध्यान रखना है कि मेरे को उसका लोड वाला पार्ट और उसका जो कॉस्ट वाला एलिमेंट है उसको सेग्रीगेट करना है, उनको सेपरेट करना है। सो मैंने यहाँ पर सेपरेट कर दिया। ये जो 900 था दिस वाज एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है, ये इनवॉइस प्राइस पर था। सो मुझे ये इनवॉइस प्राइस पर तो ब्रांच स्टॉक में आ गया, लेकिन मेरे को इसका लोड और कॉस्ट अलग अलग करना है, जो मैंने कैलकुलेट कर दिया एज 300 और 600। अब ये जो लोड वाला पार्ट है, ये लोड वाला पार्ट हम कहाँ शो करते हैं, लोड इज ऑलवेज शोन इन द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। सो हमने जो लोड वाला पार्ट है, ब्रांच एडजस्टमेंट में पार्ट है, वी आर गोइंग टू शो इट इन द in my branch adjustments, that is 400 will be shown here, so 300 will be shown here, that is your load on shortage। और ये जो 600 है this has to be shown in P&L, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ये फर्म के लिए लॉस है तो इसको, इस 600 को हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड, calling it as my loss due to shortage। And the amount of this is 600,
तो हमने ये सेग्रीगेट करना है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, जो भी ये लोड वाला शॉर्टेज वाला है, शॉर्टेज वाला जो इनवॉइस प्राइस है उसको हमने सेग्रीगेट करना है। लोड जाएगा एडजस्टमेंट में और जो कॉस्ट है वो जाएगी हमारे branch P&L में. So we have closed branch stock as well. Now we will close our branch adjustment account. जब हम branch adjustment account close करेंगे, we will see we get a credit balance. Our credit side is more, that is 24,000 plus 7,000 minus 4,000 minus 300. So we get our profit. We get our credit balance. So this credit balance has to be transferred to P&L. So I'll write here to branch P&L. Amount, the balance that we are going to get in branch P&L is 26,700. I'll transfer this 26,700 credit balance to my profit and loss account. Branch adjustment से हमारे पास आ गया हमारा gross profit, that is 26,700. हम ये जो एंटायर हमारा ब्रांच एक्सपेंसेस है इसको ट्रांसफर कर देंगे P&L में, ब्रांच P&L में. इसका हमें टोटल करेंगे 600 प्लस ऑल दीज अमाउंट्स. वी आर गोइंग टू गेट अ टोटल expense of 18,450. I'll transfer this entire expense of 18,450 to branch P&L. We'll write branch expenses. Now from here we are going to get our profit or loss. तो हमारे पास ये profit आ रहा है, we will transfer it to general P&L. You can write general P&L or P&L. The amount that you will get here is 7,650. So this is my balance, credit balance, which I am getting 7,650. So this is how we are going to do our question. If you want to take a screenshot of these accounts, you can take. ये expense और P&L के लिए है. This is for branch stock and adjustment. And this is for debtors and petty cash. So if you just practice even this question at home once again, you will find this is not at all a difficult question. Easy concept है, बस एक बार वो 5 account समझ में आ जाए, it will be easy for you to understand. So